नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा गुर्जर प्रत्याहार वंश के बारे में, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ा। और आज पढ़ेंगे हम पाल वंश, उनके राजाओं के कार्यों और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसी भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन है। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है संस्थापक। तो संस्थापक है इसका गोपाल। और कहाँ है? बंगाल और बिहार। लिख दे पूर्व वंश। तो था गौड़ वंशीय शशांक। ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना से पहले बंगाल का जो शासक था वो था गौड़ वंशीय शशांक। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बौद्धों का कट्टर दुश्मन था। और इसने कहा था कि एक बौद्धों का सिर लेके आओगे तो 1000 अशरफी मिलेंगे। शशांक हर्ष के द्वारा पराजित हुआ और उसकी हत्या हो गई। शशांक की हत्या के बाद बंगाल में माहौल अस्त व्यस्त हो गया, पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाती है। जनता ने एकजुट होके गोपाल नाम के नेता को राजा के रूप में चुन लिया। तो अब होता है गोपाल पाल वंश का संस्थापक। गोपाल बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म की शाखा थी वज्रयान। और गोपाल का जो शासन रहता है वो रहता है 730 से लेकिन 730 में इसकी स्थापना हुई और 750 तक शासन किया। गोपाल के द्वारा जो महत्वपूर्ण काम था कि बिहार के नालंदा से 10 किलोमीटर दूर ओदांतपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। ओदांतपुर या कहीं कहीं ओदंतपुर भी कहा जाता है। ओदांतपुर में विश्वविद्यालय, महाविहार, बौद्ध महाविहार भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है धर्मपाल। तो दूसरा शासक है धर्मपाल। इस वंश का प्रतापी राजा और महान राजा माना जाता है धर्मपाल। और इसका शासन रहता है 750 से लेकर 810 तक। तो इसकी जो उपाधियां हैं, उपाधि है परम भट्टारक, महाराजा धीराज, और परम सौगात। ये 3 धर्मपाल की उपाधियां हैं। इसके शासनकाल में एक बौद्ध धर्म का विद्वान था, बौद्ध विद्वान हरभद्र। ठीक है। गुजराती कवि सोड्डल के द्वारा धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा गया है। गुजराती कवि सोड्डल ने इसे कहा है उत्तरापद स्वामी। ठीक है। तो उत्तरापद स्वामी किसे कहा है? धर्मपाल को। किसने कहा है? गुजराती कवि सोड्डल ने। सोड्डल की जो रचना है वो है उदय सुंदरी। उदय सुंदरी। तो रचना कौन सी है? तो रचना है उदय सुंदरी। किसकी रचना है? तो वो है गुजराती कवि सोड्डल की। और इसमें कहा गया है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी।
और हमने पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध होता है, कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में धर्मपाल भी शामिल था। इसने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराया और बाद में नागभट्ट द्वारा भी पराजित हो गया। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद राष्ट्रकूट शासक ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मपाल से किया। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए 200 गांव दान में दिए गए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो यह है पाथरघाट भागलपुर, यानी कि पूर्वी बिहार। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पाथरघाट भागलपुर में। ठीक है, किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। दूसरा काम था सोमपुरी विश्वविद्यालय। की स्थापना, यह कहां पर है? तो यह है समय बांग्लादेश, जिसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। तीसरा काम था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए या खर्चे के लिए 200 गांव दान। धर्मपाल प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से पराजित हुआ और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी पराजित हुआ। नारायणपाल लेख में धर्मपाल को कहा गया है समकर, यानी कि जनता पर समान कर लगाने वाला, यानी कि जनता के साथ समान न्याय करने वाला। किसमें कहा गया है? तो वो कहा गया है नारायणपाल अभिलेख में समकर कहा गया है। नारायणपाल लेख में। और धर्मपाल के समय ही अरब यात्री सुलेमान भारत आया था और उसने अपने वृतांत में धर्मपाल का जिक्र किया है। अब तीसरा शासन आता है देवपाल का। ठीक है, और इसका शासन रहता है 810 से लेकर 850 तक। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था देवपाल, जो कि धर्मपाल का पुत्र था। इसने मिहिर भोज को पराजित किया। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज को पराजित किया देवपाल ने। और बादल स्तंभ लेख में कहा गया है कि देवपाल हुड़ों को पराजित करने वाला, प्रतिहारों का घमंड चूर करने वाला, उत्कलों का सफाया करने वाला शासक था देवपाल। तो यह कहा गया बादल स्तंभ लेख में। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने 5 गांव दान में दिए बौद्ध विहार बनवाने के लिए। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक नाम क्या था? बालपुत्र देव। ठीक है, के अनुरोध पर 5 गांव दान दिए। किसके लिए? बौद्ध विहार बनवाने के लिए। 850 से लेकर 988 तक, 850 से लेकर 988 तक का काल पालवंश के शासकों का पतन काल रहा है। यानी कि इस समय पालवंश के कमजोर शासक गद्दी पर रहे और उनके द्वारा कोई खास कार्य नहीं किए गए। पतन काल पालवंश का पतन काल। और इस समय राजा रहे विग्रहपाल, नारायणपाल, गोपाल,
राजपाल महिपाल, ठीक है। और कब से रहा है महिपाल, और महिपाल का शासन कब से है, तो 988 से लेकर 1038 तक, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो महिपाल कौन है, तो महिपाल है विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र, विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र, ठीक है। क्या चोल वंशीय शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया, किसे पराजित किया, महिपाल को। और कलचुरी शासक गांगेय देव ने भी पराजित किया। तो इन दोनों ने पराजित किया, ठीक है। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि महिपाल ने पाल वंश को मजबूती प्रदान की। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक, अगर प्रश्न आता है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महिपाल को। पाल वंश का संस्थापक कैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गोपाल को। दोबारा से मजबूती आई इस वंश में महिपाल के शासनकाल में, इसलिए इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसने तालाब और नहरों का निर्माण किया। सारनाथ, नालंदा और काशी में हजारों बौद्ध विहारों का निर्माण कराया महिपाल ने। सारनाथ, काशी और नालंदा में विहारों का निर्माण, ठीक है। इसके शासनकाल में बौद्ध भिक्षु आतिश के नेतृत्व में धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत गया। बौद्ध भिक्षु आतिश के नेतृत्व में धर्म प्रचारक मंडल यानी कि डेलीगेशन, धर्म प्रचारक मंडल कहाँ गया, तिब्बत गया, ठीक है। और इसके बाद शासन आता है नेपाल का, यानी कि इसके पुत्र नेपाल का शासन आता है इसके बाद में, नेपाल का। तो शासनकाल कब तक रहता है इसका, 1038 से 1055 तक। तो महिपाल का पुत्र है। नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल का और चेदी वंश, जिसे आज बुंदेलखंड कहा जाता है, के शासक लक्ष्मीकरण का युद्ध हुआ, जिसमें संधि कराई गई सोमपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान के द्वारा। और संधि के फलस्वरूप नेपाल के पुत्र विग्रहराज तृतीय का विवाह लक्ष्मीकर्ण की पुत्री यौवनश्री के साथ में हुआ। और इस नेपाल के बाद में भी, यानी कि 1055 के बाद 3-4 राजा और हुए इस वंश के, जिसमें विग्रहराज तृतीय यानी कि नेपाल का पुत्र था विग्रहराज तृतीय, उसके बाद महिपाल द्वितीय और उसके बाद शूरपाल। इन तीनों का जो शासनकाल रहा वो रहा 1055 से लेकर 1077 तक, जो कि बहुत ही कमजोर शासक थे। और उनके बाद आता है रामपाल। कब आता है, 1077 से लेकर 1120 तक, ठीक है। यह महिपाल द्वितीय का भाई था, महिपाल द्वितीय का भाई था, और उसको हटाकर गद्दी पर बैठा है रामपाल। इसने असम और कलिंग पर विजय प्राप्त की, असम और कलिंग पर विजय प्राप्त की। और इसी के समय कैवर्तों का विद्रोह हुआ।
ठीक है। और इसके समय एक कवि था संध्याकार नंदी, और इसकी पुस्तक का नाम है रामचरित। तो रामपाल के कवि संध्याकार नंदी ने रामचरित की रचना की। इसके बाद अंतिम शासक, और इनके बाद जो अंतिम शासक है वो है गोविंद पाल, गोविंद पाल, जो कि 1174 तक रहता है। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने पाल वंश के बारे में, पाल वंश के राजाओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में बात की। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।